जीके एजुकेशन में शाम के समय आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो 19 तारीख को विज्ञान का पेपर हुआ था उसका आज अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज देखिए पेपर बहुत ही इजी पेपर था, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से अपन बात करते हैं। क्वेश्चन पहला था, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन है कांच का टूटना, दूध से दही बनना, कागज का फटना और जल का बर्फ में बदलना। कांच का टूटना, कांच का टूटना एक भौतिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना, जब दूध रासायनिक क्रिया के द्वारा दही में बदल जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगली बात करते हैं कागज का फटना। कागज को फाड़ने के बाद में नया कागज बनाया जा सकता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में है जल का बर्फ में बदलना। जल एक लिक्विड अवस्था में होता है जो बर्फ में बदल करके ठोस अवस्था में आ जाता है, लेकिन जब बर्फ को वापस पिघलाया जाता है तो वापस द्रव अवस्था में आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूध से दही बनना। अगला क्वेश्चन की बात करें, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। सेब को काटने पर कुछ समय सेब को जब रखते हैं तो वो भूरे रंग का हो जाता है। उसका प्रमुख कारण ये हो गया है कि वो रासायनिक क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जो सेब होता है वो भूरे रंग में बदल जाता है। तो यहां पर भी आपके रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अगर यहां पर क्वेश्चन होता कि मोमबत्ती का पिघलना तो वहां पर निश्चित रूप से आपका भौतिक परिवर्तन होता, लेकिन यहां पर पूछा है मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है तो वो ऑक्सीजन की क्रिया के साथ में प्रकाश उत्पन्न करती है और साथ ही साथ मोमबत्ती मेल्ट होती है, पिघलती है, जो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें आपके उत्तर रहेगा आपका कि रासायनिक और भौतिक और दोनों परिवर्तन होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल जो है वो वाष्प में, जब जल को गर्म किया जाता है तो वाष्प में परिवर्तन होता है, गैस में बदलता है वो, तो उसमें जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो उसमें होगा भौतिक परिवर्तन। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जल होता है वो 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं होती है, उसमें से जल जो होता है वो अपने भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन लेके आता है। जब जल को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ ठोस अवस्था में आ जाता है, जब इसको गर्म करते हैं तो वो वाष्प अवस्था में आ जाता है और सामान्य रूप से जल द्रव अवस्था में रहता है। तो यहां पर इसका होगा भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का है। रासायनिक परिवर्तन बताया जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पहला ऑप्शन है यहां पर बल्ब का प्रकाशित होना, दूसरा है चूने के पानी का दूधिया होना, तीसरा है घी का पिघलना, चौथा है पानी का वाष्प में बदलना। तो यहां पर देखिए, बल्ब का प्रकाशित होना एक भौतिक परिवर्तन है, घी का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और पानी का वाष्प में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पर अपन देखेंगे इसका ऑप्शन होगा आपका चूने के पानी का दूधिया होना। चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है, वो वापस फ्रेश अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा आपका चूने के पानी का दूधिया हो जाना। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। बात करते हैं यहां पर उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं। देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों भागों में होती है उसको बोलते हैं अपन उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अग्र और पश्च की बात करें, देखिएगा इस प्रकार से आपने कहीं देखा कोई रिक्शा होती है तो आगे भी होती है और पीछे दोनों तरफ अभिक्रिया होती है, यानी कि
भौतिक परिवर्तन होते हैं इसके अंदर, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, न कि नया पदार्थ बनता है। उसको अपन कहते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। यहां पर क्वेश्चन पूछा है निम्न में से उत्कर्मणीय परिवर्तन होते हैं तो कैसे? यहां पर ऑप्शन ए में दे रखा है अस्थायी, ब में दे रखा है उदासीन, स में देखा है स्थायी और कोई परिवर्तन नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना अस्थायी परिवर्तन होता है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया में अस्थायी परिवर्तन होता है। जो पदार्थ बनता है उसको पुनः पश्य अभिक्रिया करने पर वो वापस अवस्था में आ जाता है, उसी अवस्था में आ जाता है। इसलिए जो आपके उत्कर्मणीय परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कर्मणीय परिवर्तन। उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्कर्मणीय परिवर्तन मैंने आपको बताया ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और पश्य दोनों दिशा में होती है उसको उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है भौतिक परिवर्तन। तो यहां पर उसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। उत्कर्मणीय जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन अगला है अनुत्कर्मणीय। अगला क्वेश्चन आपके जिसमें परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ कैसी अभिक्रिया होती? भौतिक अभिक्रिया के अंदर नए पदार्थ नहीं बनते, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर वह कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो ध्यान रखना रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर होगा आपके रासायनिक परिवर्तन, द आंसर यहाँ पर सही होगा। रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें आपके नए पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात कर रहे हैं, यहां पर धातु की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है, सोना गोल्ड ये आपके ठोस अवस्था में होती है, चांदी ये भी आपके ठोस अवस्था में होती है। तो यहाँ पर पारा जिसे अपन मरकरी कहते हैं Hg मरकरी कहते हैं, ये सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। अगला क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी का सबसे अधिक आघात वर्धनीय व तन्य धातु होती है। आवर्त सारणी जो होती है उस आवर्त सारणी के अंदर एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा तन्य और आघात वर्धनीय होती है। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है चांदी, ब में दे रखा है लोहा, स में दे रखा है सोना, ड में दे रखा है सल्फर। तो यहाँ पर आंसर का स होगा सोना, जो गोल्ड होता है यहाँ पर, और हम जिसे अपन कहते हैं गोल्ड होता है, ये सबसे तन्य और आघात वर्धनीय धातु होती है। इसके अंदर 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तार बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो सोना एक ऐसी धातु है जो सबसे आघात वर्धनीय और तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखें आप, यहां पर सोना जो है वो आवर्त सारणी का सबसे तन्य और आघात वर्धनीय धातु होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार में परिवर्तन होता है। लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा भारी हो जाता है, लोहा भारी हो जाता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, वो क्वेश्चन कहता है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे के भार में परिवर्तन होता है, लोहे के भार में परिवर्तन होता है। यहां पर पूछा है लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से लोहे के भार में परिवर्तन होता है। तो लोहे का भार बढ़ता है, लोहे का भार कम हो जाता है, समान रहता है, या अ और ब दोनों होता है। तो ध्यान रखें यहां पर कि इसका आंसर होता है कि लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार
बढ़ जाता है। यही अगर ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, यहां पर पूछते कि पहले लोहे का भार बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर आप सिर्फ बढ़ता है, तो यहां पर ध्यान रखना आपको कि लोहे के ऊपर जंग लगती है तब लोहे के भार में परिवर्तन होता है। होता कैसे? पहले लोहे का भार बढ़ेगा, फिर उस लोहे की वस्तु की परतें धीरे धीरे परतें हटती रहती है, इसलिए बाद में उसके भार में कमी आती है। और यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे पर जंग लगने से या लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाते हैं, वो होती है जस्ता, जिंक होती है। जिंक की इसके ऊपर लेप किया जाता है जिसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जो लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से चढ़ाई जाती है, उसको अपन गैल्वेनीकरण कहते हैं, और वो धातु होती है जस्ता। जिंक की परत लोहे पर चढ़ाने पर लोहा जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, उसके ऊपर जंग नहीं लगती है, संसारण नहीं होता है। जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जस्ता जो होता है वो ऑक्सीजन से कम क्रिया करता है, कम क्रियाशील होता है, और अगर क्रिया करता भी है तो लोहे तक वो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है, संसारण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर अगर माने तो क्विक सिल्वर कहते हैं अपन पारे को कहा जाता है, पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चांदी ये आपने देखा होगा अर्जेंटम, ये आ गया आपके गोल्ड सोना, इसको बोलते हैं औरम, और ये आपके प्लेटिनम। तो जो पारा होता है उस पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में अस्थि में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र है, जो हड्डियां बनी हुई है, जो अस्थियां बनी हुई है, वो आपके किस धातु की बनी होती है? यहां पर लिखा हुआ है आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट और जिंक। तो आयरन जो होता है, पहले बात करते हैं यहां पर आयरन की। आयरन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो ये तो अपने आयरन होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जो होता है ये हमारे हड्डियों का निर्माण करता है। तो मानव शरीर की जो अस्थियां होती है वो कैल्शियम धातु की बनी होती है। अगर क्वेश्चन यहां पर घुमा के पूछ लिया जाए मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो होती है कैल्शियम। क्योंकि हमारा शरीर जो है मोस्टली आपके हड्डियों का बना हुआ होता है, एक ढांचा बना होता है, कंकाल बना होता है, वो आपके हड्डियों का बना है, और हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। इसीलिए मानव शरीर में सर्वाधिक धातु अगर पूछ ले तो सर्वाधिक धातु कैल्शियम पाई जाती है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा है मानव के शरीर में अस्थि में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कैल्शियम धातु होती है जो हमारे अस्थियों का निर्माण करती है। कोबाल्ट हमारे शरीर में नहीं होता है और जिंक भी हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु की अगर बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन पूछा है एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु की अगर बात करें अपन,
क्वेश्चन था यहां पर अपना कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात की थी तो वो थी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो आपके द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो वेग में क्या परिवर्तन होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम की अगर बात करें अपन तो देखिए यहां पर एक ये प्रकाश की किरण आ रही, ये आपके एक ऐसा कोई एक कांच प्रिज्म बना हुआ है, कांच है, और ये निर्वात से प्रकाश की किरण जब आती है, जब ये कांच के टकराएगी तो कांच के टकराने के बाद में ये अपने दिशा से विचलित और इसके वेग में परिवर्तन भी होगा। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में या उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन भी क्या होता है, उसका वेग कम हो जाता है। यहां पर कह रहा है जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में क्या परिवर्तन होगा, तो प्रकाश की किरण का वेग है वो कम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन उलट के पूछ लिया जाए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो ध्यान रखना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश के वेग में वृद्धि हो जाती है। यहां पर जो आंसर होगा उसमें कमी होगा। अगर क्वेश्चन को उलट के इसको अगर इधर लेके आ जाते हैं अपन, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, और सघन माध्यम और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस घटना से पहुंचता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर परावर्तन की घटना के माध्यम से पहुंचता है। परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने पर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है उसको अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो कई परतों से होकर के गुजरता है, इस प्रकार के पृथ्वी पर आता है, इसलिए ये परावर्तन की घटना होती है। तो परावर्तन की घटना के साथ में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जेनेटिक शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे बैटसन। बैटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स की बात करें यहां पर, जो आनुवांशिकी है, हेरिडिटी जो है वो आपके आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, वो है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है पादपों की वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। जो आपके पादप है उसकी वंशागति के जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। पादपों की वंशागति के 3 नियम दिए थे, आपको पता हो तो। पहला है आपके प्रभाविता का नियम, पहला है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम हो गया। उसके बाद में आपके दूसरा है पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये वंशागति के 3 नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। हेरिडिटी पूछ रहा है यहां पर। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किया था स्पेंसर ने। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है पृथक्करण का
युग्मकों की शुद्धता का नियम में F2PD का लक्षण प्रारूप है। यहां पर पूछा है आपके पृथक्करण का नियम। ये जो दूसरा नियम जो आप देख रहे हैं पृथक्करण नियम की बात करें तो इसके अंदर पूछा है आपके युग्मकों की शुद्धता के नियम F2PD का लक्षण प्रारूप पूछा है। लक्षण प्रारूप अगर पूछते हैं तो ध्यान रखना यहां पर दे रखा है 1:2:1, 1:2:1, ये आपके पृथक्करण F2PD के अंदर जो युग्मक प्राप्त होते हैं उनका लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है। लक्षण प्रारूप की बात करें अपन, सॉरी ये आपके जीन प्रारूप हो गया। और उसके बाद में अगर बात करें तो 3:1, 3:1 ये होगा लक्षण। देखने पर ये आपके फिनोटाइप पूछ रहा है, यहां पर फिनोटाइप पूछ रहा है, लक्षण प्रारूप पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है। अगर जीनोटाइप पूछे तो वो होगा आपका 1:2:1 और फिनोटाइप पूछे तो 3:1। यहां पर अगला ऑप्शन दे रखा है सब के अंदर 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो मेडल द्वारा तीसरा नियम दिया गया था उस नियम का ये आपके फिनोटाइप है। ये आपके फिनोटाइप। अगर इसी में भी स्वतंत्र अपव्यूह का जीनोटाइप अगर क्वेश्चन पूछ ले तो वो होता है आपका 12:24:12:121 यानी कि 1:2:2:4:1:1:2:1:1 ये होता है आपके स्वतंत्र अपव्यूह का जीनोटाइप और ये है आपके स्वतंत्र अपव्यूह का फिनोटाइप। ये है आपके दूसरा यहां पर पूछा युग्मकों की शुद्धता का नियम या इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम का ये तो है आपके जीनोटाइप और ये है फिनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप की बात करें तो होगा 3:1। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पर है आपके स्वतंत्र अपव्यूह के नियम में लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा। यहां पर भी आपके फिनोटाइप की बात कर रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूह का, तो अभी मैंने बताया आपको तो होता है 3:1। ध्यान रखना, सॉरी 9:3:3:1। तो यहां पर इसका ऑप्शन होगा असही होगा। यहां पर 9:3:3:1 स्वतंत्र अपव्यूह के लक्षण प्रारूप की बात करें यहां पर, न कि आपको जीन प्रारूप की बात करें। अगर जीन प्रारूप की अगर बात करता तो यहां पर होता आपके 12:24:12:121 याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेडल ने एक समय में कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेडल ने 7 जोड़ी द्विप्रयासी लक्षणों पर अध्ययन किया था। तो मेडल ने एक समय में एक ही लक्षणों पर अध्ययन किया था। तो यहां पर ऑप्शन होगा ए, एक जोड़ी जो लक्षण होता है, एक लक्षण होता है उसके ऊपर मेडल ने एक समय में एक ही लक्षण के ऊपर अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है मेडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था। मेडल ने उदाहरण मटर के ऊपर कार्य किया था लेकिन एक और पौधा था उसके ऊपर, वो पौधा था आपके हेरिशियम। हेरिशियम यहां पर लिखा हुआ है हेरिसियस, हेरिसियस नहीं है, ध्यान रखना, हेरेसियम। हेरेसियम नामक एक पौधा था उसके ऊपर भी मेडल ने प्रयोग किए थे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा अगला अनुवांशिकी सामग्री के वाहक होते हैं जो अपने अनुवांशिक सामग्री जो है उसको ले जाने और लाने का कार्य, वाहक का कार्य करते हैं, वो होते हैं आपके जीन। जीन एक ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने लक्षणों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो वो आपके अनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं, जीन होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपका ब। अगला क्वेश्चन है यदि एक पौधा जिसका समजीनी यहां पर लिखा हुआ है, ये आपके पौधा होता है बोना पौधे का है और यहां पर ये अगर बात करें तो ये आपके गोल का होता है। ये आपके स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से लिया गया है। 2 जोड़ी द्विप्रयासी लक्षणों को एक साथ में लिया गया है। तो जब ये समजीनी पौधों का जब अपन इसका संकलन करवाते हैं, जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने का जो पौधा प्राप्त होता है वो एक तो होता है बोना पौधा प्राप्त होगा, बोना और गोल बीज वाला पौधा
प्राप्त होगा। तो बौना और गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। बौना और गोल, यहां पर लिखा हुआ है बौना और गोल, स ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम का लक्षण का नियम करता है। उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम, प्रभाविता का नियम मेंडल के द्वारा दिए गया पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण और तीसरा होता है स्वतंत्र अपीयों का नियम। तो यहां पर पूछ रहा है पहले नियम का पूछ रहा है, प्रभाविता के नियम के लक्षणों का नियम करता है, तो उसको अपन कहते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। उसके बाद में अगला है आपके जल द्वारा फैलने वाले रोगों में शामिल नहीं है। जल जो आपका अशुद्ध जल होता है उससे फैलने वाले रोग दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो आपके हेजा अशुद्ध जल से होता है, टाइफाइड भी होता है और पेचिस, ये तीनों रोग जो है वो आपके अशुद्ध जल से होने वाले रोग होते हैं। लेकिन जो निमोनिया जो होता है ये निमोनिया आपके अशुद्ध जल से नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन होगा निमोनिया। सॉरी। अगला क्वेश्चन है वायु द्वारा फैलने वाले रोगों में शामिल नहीं है। जो आपके संक्रामक रोग होते हैं वो वायु के द्वारा फैलते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायु द्वारा फैलने वाले रोगों में शामिल नहीं है। तो देखो एक तो चेचक, एक खसरा, एक आपके निमोनिया, एक पेचिस यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यहां पर जो पेचिस रोग जो होता है, पेचिस रोग की बात करें ये आपके वायु द्वारा नहीं फैलता है। चेचक, खसरा और निमोनिया ये तीनों वायु द्वारा फैलने वाले रोग है, लेकिन आपके पेचिस रोग जो है वो पेचिस आपके वायु द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके एड्स बीमारी के विषाणु का क्या नाम है। एड्स जो होता है वो किस वायरस की वजह से या किस विषाणु की वजह से होता है। तो एड्स जो होता है वो आपके HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस होता है उसके द्वारा आपके एड्स रोग होता है। पोलियो वायरस की बात, पोलियो होता है वो पोलियो वायरस के माध्यम से होता है। और चेचक की अगर बात करें, चेचक की अगर बात करें अपन तो अच्छा खसरे की बात करें तो रूबेला वायरस, रूबेला वायरस के माध्यम से आपके क्या होता है, रूबेला वायरस की वजह से खसरा होता है। तो यहां पर एड्स पूछा है, एड्स बीमारी का विषाणु जिसका नाम है क्या, HIV, HIV की वजह से एड्स बीमारी होती है। अगला है आपके चिकन पॉक्स का रोग जनक। चिकन पॉक्स छोटी माता जिसे अपन कहते हैं, तो चिकन पॉक्स जो होता है उसका रोग जनक की बात करें तो चिकन पॉक्स जो होता है वो आपका हर्पिस वायरस के माध्यम से होता है। हर्पिस वायरस होता है उसकी वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है। HIV से एड्स होता है, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारी होता है और एंटोवायरस होते हैं, ये भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन स्पेशल पूछा अपन को यहाँ पर चिकन पॉक्स पूछा है, तो चिकन पॉक्स जो है वो आपके हर्पिस वायरस की वजह से चिकन पॉक्स रोग होता है। ये एक संक्रामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है। संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से वायु के द्वारा या उसके द्वारा जो प्रयोग की जाने वस्तुएं हैं या खान पान की वजह से भी रोग होते हैं, उसको वायरस उसको अपन संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक विशिष्ट प्रकार की बीमारियां होती है वो किसी के संपर्क में आने से नहीं होती है। तो असंक्रामक रोग की बात करें यहां पर कुछ पूछा निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है। संक्रामक रोग की बात करें मधुमेह, डायबिटीज की बात करें यहाँ पर, शुगर की बात करें अपन, डायबिटीज, मधुमेह, ये किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोग नहीं होता है। उसके बाद में हृदयघात की बात करें, हार्ट अटैक जो आता है वो भी किसी प्रकार का कोई संक्रामक रोग नहीं है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये भी आपके एक संक्रामक रोग नहीं है। जबकि डिप्थीरिया की बात करें ये एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग है। तो यहां पर होगा डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है, बाकी सभी असंक्रामक रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स बीमारी द्वारा प्रभावित होने वाला तंत्र। जब एड्स की बीमारी होती है तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है। यहां पर दे रखा है, एक तो दे रखा आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो यहां पर ध्यान रखना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है अपना,
इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी तंत्र जो सिस्टम होता है, ये हमारे शरीर में जो बाहर से आने वाले वायरसों की पहचान नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मनुष्य धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और एक दिन अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एड्स बीमारी द्वारा प्रभावित होने वाला सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तंत्र है वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र। तो यहाँ पर होगा स, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। अगली बात कर रहे हैं, खाज रोग किस कवक से होता है? खाज की बात, जो आप लोग खाज खुजली जो होता है वो किस कवक के माध्यम से होता है? तो वो कवक है आपके स्केबीज नामक जो एक कवक होते हैं, फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं। इससे हमारे शरीर जो त्वचा होती है उसके ऊपर खाज और खुजली शुरू हो जाती है। अगला भी यहाँ पर देखा है, यहाँ पर कैपिटस, ये भी एक प्रकार का फंगस होता है लेकिन इससे खाज खुजली नहीं होती है। उसके बाद में टीनिया की बात करें तो ये एक प्रकार का फीता कर्मी होता है जो हमारे शरीर के अंदर फोड़ा फुंसी उत्पन्न करने का कार्य करता है। अधिकतर ये आंतों में पाया जाता है। जो लोग सुअर का कच्चा मांस खाते हैं उसके शरीर में ये जो टीनिया होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला आपको पूछा है यहाँ पर, अगला टॉपिक, अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो लिखा है आपके फ्यूमिगेट्स एक प्रकार की जहरीली गैस होती है जो हमारे श्वास के द्वारा अधिक मात्रा में अंदर लेने पर दम घुट जाता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फ्यूमिगेट्स एक प्रकार की जहरीली गैस है। टीनिया जो है ये आपके फीता कर्मी होते हैं। और कैपिटिस की बात करें, ये भी आपके त्वचा के ऊपर खाज खुजली उत्पन्न नहीं करने वाले फंगस होते हैं, लेकिन त्वचा के ऊपर खाज खुजली उत्पन्न करने वाले अगर कवक की बात करें तो वो आपके स्केबीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डेंगू के लक्षण नहीं है। डेंगू जो बीमारी होती है, डेंगू मच्छर की वजह से जो डेंगू बीमारी होती है उसका लक्षण कौन सा नहीं है? तो डेंगू, जब भी डेंगू होता है तो एक तो आपको बुखार आता है इसके अंदर, उसके बाद में भूख कम लगती है, उसके बाद में शरीर में कमजोरी आने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन हमारी जो आवाज होती है इस आवाज के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर होगा आवाज भारी होना, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी सभी डेंगू बुखार के लक्षण हैं। अगली बात करें, कौन सी जंग रोकथाम की विधि है? मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी लोहे के ऊपर जंग लगता है तो उसके ऊपर एक लेप करते हैं जिंक धातु का, उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो यहां पर होगा आपके गैल्वेनीकरण जो है एक प्रकार की लेपन विधि होती है जो लोहे की धातुओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोहे को जंग से बचाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये आरएस-प्री 2003 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। अगला ऑप्शन है सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा ऑप्शन है छनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। चौथा ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना। यहां पर पूछ रहा है अपन को रासायनिक परिवर्तन। मैंने बताया कि जिसके अंदर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होते हैं, और जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको अपन रासायनिक गुण कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहां पर ऑप्शन होगा आपका सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाता। जब सब्जियां कच्ची होती है तो उसके रासायनिक गुण अलग होते हैं, और जैसे ही सब्जियां पक जाती है तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके सब्जियों का पकने पर उसका मुलायम हो जाना। अगर यहाँ पर देखें, प्रिज्म से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, जैसे प्रिज्म हटाएंगे तो प्रकाश अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हुआ।
छनी हुई मिट्टी का सूखने पर भगो देना, जो मिट्टी को छानेंगे लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी अपनी, ठीक है ना, चाहे वो भंगूर हो, चाहे वो सूखी हो, या उसको छलनी करो चाहे ना छलनी करो, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घोलना, जब नमक को पानी में घोलते हैं तो आपके एक लिक्विड तो बन जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी को गर्म करेंगे तो पानी सारा उड़ जाएगा और पीछे नमक क्रिस्टलीकरण के रूप में बच जाएगा। तो सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ यहाँ पर, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन कहां पे हुआ? सिर्फ यहाँ पर हुआ। कहां? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है इसके अंदर जो अन्य से भिन्न होती है? तो यहाँ पर है आपके क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो है वो सबसे अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर ये देखिए कैसे, ये बर्फ का पिघलना ये आपके एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन क्रिस्टलीकरण जो क्रिया होती है ये एक अलग प्रकार की क्रिया होती है, ये सबसे भिन्न प्रक्रिया है। अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? ये भी क्वेश्चन पूछा है। एएन की परीक्षा 2018 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? अधातु की बात करी तो यहाँ पर आयोडीन जो है, आयोडीन होती है वो सबसे चमकीली धातु होती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु की अगर बात करें तो वो होती है आपके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरिक और कॉपर, ये तीनों कम क्रियाशील होती है। और सबसे अधिक यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन के अनुसार मैग्नीशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी। यूं अगर बात करें अपन तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है सोडियम होती है, उसको हवा में खुला छोड़ने पर भी वो आग या विस्फोट का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद में अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मानव, ये भी क्वेश्चन पूछा है आरएस प्री 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो थी आपके तांबा, कॉपर। कॉपर का सबसे पहले उपयोग किया था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? कॉपर यानी कि तांबे का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चूने के पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने के पानी में जब CO2 गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो वो जो पानी का रंग होता है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिये रंग का हो जाता है, तो यहां पर आएगा दूधिया हो जाता है। ये भी आपने क्वेश्चन पूछा है, एलडीसी 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, इसका आंसर होता है पारा। पारा जिसको मरकरी कहते हैं, Hg से लिखते हैं अपन, Hg इसको मरकरी भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, ध्यान रखना, मरकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मरकरी एक ऐसी धातु है जो आपके कमरे के ताप पर भी क्या किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु की बात करें अपन कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है? तो वो होती है ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पर, अगला है, प्रकृति द्वारा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो प्रकृति में एकमात्र ऐसी धातु जो सोना है, यहां पर दे रखा है सोना है, वो आपके शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, यहां पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करती है। तो सोना यहां पर होगा, सोना जो है आपके प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। शुद्ध सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट होता है। कितना होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना होता है, वो शुद्ध माना जाता है। लेकिन शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते, ये इतना मुलायम होता है कि इससे किसी प्रकार के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए इस के अंदर आपके तांबा, कॉपर, Cu कॉपर मिला दिया जाता है, ठीक है ना, तांबा मिलाते हैं, जिसकी वजह से, और तांबा क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये जो 24 कैरेट सोना ये थोड़ी कठोर अवस्था में आ जाता है और आसानी से आभूषण बनाए जा
सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए कौन सी धातु मिलाते हैं, तो उसके अंदर कॉपर मिलाया जाता है, तांबे को मिलाया जाता है। और पूछ ले तांबा क्यों मिलाते हैं, तो सोने में कठोरता लाने के लिए इसके अंदर तांबा मिलाया जाता है। तो यहां पर आएगा आपका सोना आएगा। सोना जो है वो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाने वाली या स्वप्न अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ये थे आज के क्वेश्चन। ये थी आपके एक पशु परिचय के लिए विज्ञान का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट सीरीज में आज इस पेपर का सॉल्व किया गया। आशा करता हूं फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।